Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see lecture 9 in our CSAT practice series initiative for your civil services examination for 23 and 24. तो अगर आप CSE को अटेम्प्ट करने वाले हैं 2023 या 2024 में तो आपको पता है इसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज़ प्रिलिमिनरी एग्जाम। उसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है GS, एक होता है CSAT। GS जो है वो बेसिकली आपका मेन पेपर है, वहाँ पर जो भी स्कोर आता है कट ऑफ को आपको क्रॉस करना पड़ेगा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन CSAT में जो है एक क्वालिफाइंग मार्क्स को फिक्स कर दिया गया है, इस पेपर में आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। मिनिमम 60 आपको जो है 66.6 बेसिकली 33.33% आपको मार्क्स लाना पड़ता है। ऑफ कितना टोटल मार्क्स 200 होता है, तो यानी आपको 67 नंबर चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर जो है देखिए कुछ जो 2-3 सालों से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा रेज हुआ है। 2000 राइट फ्रॉम 2019 आप बोल सकते हैं, तो 2019 से 2022 तक जो है क्वेश्चंस का जो है लेवल बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी आ रहा है लोगों को। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है CSAT में। अब जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के रहते हैं या फिर मेडिकल बैकग्राउंड के रहते हैं तो उनको, क्योंकि मैथ्स से वो काफ़ी टाइम से दूर रहते हैं, तो उनको भी परेशानी आती है CSAT के पेपर में। तो आपको अपना जो है खुद असेस करना है। अगर आप एक न्यू एंट्रेंट है, अभी आप जिस एग्ज़ाम को देना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है 23 या 24 में, तो आप क्या करिए पहले 3-4 साल का CSAT का पेपर सॉल्व करके देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप अपना एक बैलेंस अप्रोच लेके चल सकते हैं। एग्जाम के पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कुछ सेट्स लगा लीजिए, उसमें अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो CSAT जो है वो आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं इसमें मेरा जो है 67 नंबर लाना भी मुश्किल हो सकता है, तो उस केस में आप इस पर डेफिनेटली फोकस करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ड्रीम ब्रेकर हो सकता है ये एग्ज़ाम, और आपका पूरा अटेम्प्ट स्पॉइल कर देगा। अगर आप मेंस के लिए पूरे तरह से तैयार हैं, बहुत पता चला कि आपको पेपर 1 में काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, कट ऑफ के ऊपर 10-15 नंबर आया है, बहुत लोगों का आता है, इसी कारण आपको बता रहे हैं बहुत लोगों का 10-15 नंबर जो है कट ऑफ के ऊपर आता है, लेकिन उसके बावजूद उनका CSAT में क्वालिफाइंग नंबर भी नहीं आ पाता है, इसी कारण वो मेंस नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए अगर आपके लिए है, ये आपको खुद असेस करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, अगर आपको लगता है कि टाइम देना है तो आप जो है इसको दीजिए। और जो है प्रीलिम्स देखिए, जब प्रीलिम्स नज़दीक आता है तो उस समय आप GS पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उस समय आप CSAT स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसी कारण CSAT को धीरे धीरे लेकर चलिए, कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप होगा और आप जो है प्रैक्टिस करते करते आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा था, पिछले कुछ दिनों से हम लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी एक CSAT जैसा ही पेपर होता है। तो वहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस आए थे जिसको हम लोग लिए थे आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको अच्छा भी लगा होगा। बहुत लोग हरियाणा से हैं तो उन लोग भी हरियाणा सिविल सर्विसेज दिए थे, तो CSAT का पेपर एक तरह से डिस्कस हो गया यहाँ पर। और जो है आपको पता है जो UPSC बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट करती है फ्रॉम, अगर स्टेट सर्विस से पूछ लेती है कभी कभी, इवन जो उसके खुद के एग्ज़ाम होते हैं जैसे CDS हुआ या फिर आपके जो है CAPF का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको CSAT में देखने को मिल जाते हैं। तो इसी कारण जो भी एग्ज़ाम हो, आपको क्वेश्चन अगर हाथ में लगे तो डेफिनेटली एक बार आप उसको देख लीजिए। प्रैक्टिस करने में कुछ जाता नहीं है, अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाएँ तो काफ़ी आपके जो है फेवर में रहते हैं। अब यहाँ पर आज जो है हम लोग अगेन कुछ वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, रेशियो फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं और रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, जो कि आपको जिसमें जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस का भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके HCS के ही CSAT के पेपर में आया है, तो उनको भी हमने लिया है। तो इस वीडियो का सबसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर आपसे सही आंसर आता है तो बहुत अच्छा, मतलब आपको थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा आपका। और अगर नहीं आता है तो आप जो है फिर देखिए कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, और एक्सप्लेनेशन भी आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट टाइम जो आएगा फिर आप वहाँ पर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। द रेशियो बिटवीन द प्राइसेज ऑफ 2 बाइसिकल्स इज 15:26। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्राइसेस का रेशियो दिया हुआ है 2 बाइसिकल का, और उनका कितना है रेशियो 15:26। इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड दैट ऑफ द सेकेंड बाय ₹550, द रेशियो बिटवीन द प्राइसेज इज 13:22। मतलब बाद में जो है वो रेशियो जो है, अगर ये 10% पहले वाले का बढ़ा दें और दूसरे में 550 ऐड कर दें तो रेशियो जो है वो 13:22 बन जाता है। तो व्हाट वर द इनिशियल प्राइसेस ऑफ द 2 बाइसिकल्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे बनेगा देखिए। यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों प्राइसेस का जो है रेशियो दे दिया गया है 15:26। बेसिकली बस आपको कैलकुलेशन करना है इसमें। तो अगर रेशियो दिया हुआ है प्राइस का P1:P2 हम लोग बोलते हैं, उसका रेशियो दिया हुआ है 15:26,
तो आपको पता है कि जब रेशियो दिया हुआ रहता है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, तो उसको हम लोग x मान लेते हैं यहाँ पे। तो प्राइस वन को हम लोग एक्चुअली क्या मान सकते हैं, प्राइस वन विल बिकम 15x एंड P2 विल बिकम 26x। तो ये हो गया एक्चुअल प्राइसेस। रेशियो 15:26 है, लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू में बात करें कि एक्चुअली प्राइस क्या होगा, तो वो 15x होगा और 26x होगा। अब फर्स्ट वाले का जो है प्राइस उसको इंक्रीज कर दिया गया 10%। अगेन बहुत बेसिक से चलते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हो रहा है कि उसी में उसका 10% ऐड कर दे रहे हैं। तो 15x का 10% पहले बताइए कितना होगा। 15x का 10% बेसिकली 15x इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी हो जाएगा आपका 1.5x। 1.5x जो है आप किस में ऐड कर रहे हैं, 15x में, तो वो कितना बन जाएगा, वो बन गया है अब 16.5x। मतलब जो बाइसाइकिल वन का है वो नया प्राइस जो है वो 16.5x है। दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ द सेकंड वाले को क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ परसेंटेज में इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, कुछ अमाउंट लिख दिया है डायरेक्टली कि 550 जो है वो इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो 26x में आप एक्चुअली क्या ऐड कर रहे हैं, 550। तो अब जो है नया रेशियो प्राइस वन इज टू प्राइस टू का वो क्या बन चुका है आपका 13/22। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से करते हैं, देखते हैं। अगर 16.5x इंटू 22 इज इक्वल टू 26x प्लस 13 एंड 550 इंटू 13, तो 16.5 इंटू 22 यानी 165 इंटू 22 अगर हम लोग करें तो 5 2 10, 6 13, 330, तो ये फिर से हो जाएगा 363, यानी आपका हो जाएगा 363x इज इक्वल टू 26x इंटू 13 है ये। तो 26 को कैसे आप सोच सकते हैं, देखिए इसको कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। 26 को आप कैसे सोच सकते हैं, 13 इंटू 2, तो 13 इंटू 2 इंटू 13, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया पहले 169, 169 को ट्वाइस करिए 320 हो गया, प्लस 18 तो कितना हो गया 338, तो 338x हो गया, प्लस 550 को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली कैंसिल होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए कुछ स्टेप्स को आपको इंटेलिजेंटली देखना है कि इसको आप मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग फाइनली हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो इसको कट तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए 363x है, 338x है, डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर 25x इज इक्वल टू 550 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 550 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 25 को अगर हम लोग करें तो हो जाएगा आपका, ये हो गया 25 2 एंड देन 2 20 एंड 22, तो 22 इंटू आपका हो गया 13। अब देखिए अगेन इसको जो है अगर आपको करना पड़ेगा तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 इंटू 36 6 1 2, तो हो गया 6 286। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया 286। अब यहाँ पर देखिए आपको x का वैल्यू 286 आ गया, आपको पूछ क्या रहा है, व्हाट वर द इनिशियल प्राइसेस ऑफ द टू बाइसिकल्स। मतलब प्राइस वन आपका कितना था 15x और प्राइस टू जो था वो कितना था आपका 26x। अब x का वैल्यू कितना है 286 है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखिए, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए ऑप्शन में, कि ऑप्शन में प्राइस वन जो है अगर आप यहाँ देखें 15x है, 15 इंटू 286 होगा, तो जो भी होगा तो इसका जो भी आएगा प्राइस उसके यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या होगा 0 होगा। तो अब देखिए ऑप्शन में आपको कौन सा दिख रहा है जिसके यूनिट्स प्लेस पर जो है आपका 0 है, तो कौन सा दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी। बाकी इसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। ऐसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते तो भी आप आंसर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको कुछ टाइम सेव करना है, तो इस तरह की चीज़ों को भी आप एक बार ध्यान कर सकते हैं, और ये धीरे धीरे आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A fraction becomes 3/5 if 3 is added to both numerator and denominator। ठीक है, एक फ्रैक्शन है जो कि बराबर हो जाता है 3/5 के अगर उसके न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें। ठीक है, एंड इट बिकम्स हाफ इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन। बहुत ईजी है, क्या करें, फ्रैक्शन को हम लोग x इज टू वाई मान लेते हैं, या x बाई वाई बोल सकते हैं, x बाई वाई मान लेते हैं। तो x बाई वाई को क्या हो रहा है, वो 3:5 के बराबर हो जाता है अगर दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में +3 ऐड कर दें। तो चलिए ऐड करते हैं, x +3 कर देते हैं और y +3 करते हैं, तो अब जो है वो फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया 3/5। तो यहाँ से इक्वेशन आपको मिल जाएगा 5x + 15 इज इक्वल टू 3y + 9, तो हो गया 3y - 5x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वेशन 1 मिल गया। दूसरा क्या है,
5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो x माइनस 5 बाई वाई माइनस 5, तो अब जो है फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाता है 1/2। तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करने हैं, एलिमिनेट करना पड़ेगा कुछ, तो क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3y माइनस 5x इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 6x माइनस 3y इज इक्वल टू आपका 15। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 3y कैंसिल हो गया, ये बचा आपका 6x माइनस 5x, ये हो गया x, एंड x विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 21। तो x जो बराबर आ गया आपका 21 के। अब आपको y निकालना है तो किसी में पुट कर दिया, अगर इसमें पुट करते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 2x माइनस 5, तो 2x कितना हो गया आपका जो है 42। 42 में अगर हम लोग जो है 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 37, तो y जो है वो 37 के बराबर हो गया। तो x बाई y जो है वो किसके बराबर हो गया 21/37। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 3 फ्रैक्शंस, व्हेन द लार्जेस्ट फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन द रिजल्ट इज 3/5 इज ग्रेटर दैन द मिडिल फ्रैक्शन बाय 1/3। अच्छा, द रिजल्ट 3/5 मतलब रिजल्ट जो है वो 3/5 के बराबर होता है, और वो ग्रेटर है मिडिल फ्रैक्शन से बाय 1/3। ठीक है, इफ सम ऑफ द 3 फ्रैक्शन इज 3 होल 2/5, what will be the difference between the largest and the middle fraction। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर है कि 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और लार्जेस्ट फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर फ्रैक्शन हम लोग जो है x/y w/ इस तरह का भी मान सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली बस फ्रैक्शन का रिलेशन दिया हुआ है, एक्चुअल फ्रैक्शन से हम लोग को मतलब नहीं होगा। तो हम लोग तीनों फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं a, b और c। ठीक है, 3 फ्रैक्शन है, उसको हम लोग एक a b c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप x/y भी लिख सकते हैं, एक जैसे a इज इक्वल टू x/y लिख दीजिए आप। ठीक है, b इज इक्वल टू आप जो है w/z लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को एक्चुअल फ्रैक्शन से मतलब नहीं है, तो हम लोग सिर्फ एक कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं a b c, क्योंकि उसी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस हैं a b c, a जो है वो मान लेते हैं b से बड़ा है, b जो है वो c से बड़ा है। ठीक है, व्हेन द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो लार्जेस्ट कौन सा है a और स्मॉलेस्ट कौन सा है c। तो जब आप a को c से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो है वो कितना है 3/5, ये हमें पता चल गया, a/c इज इक्वल टू 3/5। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो 3/5 है इज ग्रेटर दैन द मिडिल फ्रैक्शन बाय 1/3, मतलब मिडिल फ्रैक्शन जो है आपका b है, 3/5 में अगर हम लोग b माइनस कर दें, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जो डिफरेंस है वो 1/3 का बोल रहा है मिडिल वाले फ्रैक्शन से, तो 3/5 माइनस b करते हैं तो वो कितने के बराबर है 1/3। तो आप यहाँ से b सॉल्व कर सकते हैं, b कितना आ जाएगा आपका 3/5 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 15, एलसीएम हो गया 5 3 9 एंड ये हो जाएगा 3 5, तो ये हो जाएगा 4/15। तो आपको जो मिडिल वाला फ्रैक्शन है वो मिल गया, b इज इक्वल टू 4/15। अब आगे देखते हैं क्या है। इफ द सम ऑफ द 3 फ्रैक्शंस इज 3 होल 2/5, व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द मिडिल फ्रैक्शन। यानी आपको पहले लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तीनों फ्रैक्शन का सम दे दिया गया, मतलब a प्लस b प्लस c जो है वो कितना है 3 होल 2/5, तो वैल्यू कितना हो गया 5 3 15, 17/5। ठीक है, 17/5, तो a प्लस b का वैल्यू तो हमें पता है 4/15। देखिए c को क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ a लिख देते हैं, क्योंकि हमने लार्जेस्ट वाला फ्रैक्शन चाहिए, तभी हम लोग ना डिफरेंस निकाल पाएंगे लार्जेस्ट और मिडिल में। तो यहाँ पर c को इन टर्म्स ऑफ a लिखिए, क्योंकि हमें a फाइंड करना है। तो c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5a/3, तो c की जगह अगर हम लोग पुट करते हैं 5a/3 इज इक्वल टू 17/5, तो ये हो गया आपका 8a/3 इज इक्वल टू 17/5 माइनस 4/15। बस कैलकुलेशन इंटेंसिव है और इसमें कुछ भी नहीं है। 5 15 का एलसीएम आपका 15 हो गया, 3 करते हैं तो 17 3 51, 51 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 47 डिवाइडेड बाई 15। 8a/3 इज इक्वल टू 47/15, 3 5, a इज इक्वल टू आ गया आपका 47/40। तो a का वैल्यू हमें पता चल गया, जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो है 47/40। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द मिडिल। तो लार्जेस्ट है 47/40 और मिडिल हमने निकाला था क्या था वो आपका 4/15।
तो जो है -4/15 कर दिए, तो 40 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 120, 120, 43, 3 से अगर हम लोग करते हैं 47, 3 से कितना होगा, 7 3 21, 2 4 3 12, 141। तो ये हो गया 141 -15, 8 8 4 32, तो 32 और 141 यानी कितना हो गया, 109/120। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। तो हमने निकाल दिया 109/120। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, यहाँ पर कैलकुलेशन का ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चंस में। फ्रैक्शन में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होता है तो कैलकुलेशन भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और एलसीएम्स आपको अच्छे से लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें आपसे गलती हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the numerator and denominator of a fraction is 5 less than the thrice the denominator. If numerator and denominator are decreased by 2, then the numerator becomes half the denominator. Determine the fraction. Again देखिए स्टेटमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स कर देता है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो इजी है। कैसे, देखिए, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द थ्राइस द डिनोमिनेटर। ठीक है, एक एक करके चलिए देख। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आप क्या करिए, पहले फ्रैक्शन को हम लोग कुछ मान लेते हैं, x/y मान लेते हैं। तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करिए तो x प्लस y, ठीक है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन थ्राइस द डिनोमिनेटर। तो पहले डिनोमिनेटर थ्राइस लिखते हैं 3y, और इसमें जो है वो कितना कम है, 5, तो लिख देंगे -5। ठीक है, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, दिख रहा है हमने, तो कितना अगर हम उधर ले आते हैं तो हो जाएगा 2y - x इज इक्वल टू 5। एक तो हमें मिल गया। दूसरा देखते हैं क्या है, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 2। अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से घटा दें तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का हाफ हो जाता है। तो चलिए पहले घटा देते हैं x - 2 और y - 2। ठीक है, अब जो ये नया न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर का हाफ है, तो इज इक्वल टू क्या कर देंगे, हाफ। बस इससे आप करिए, यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाएगा। 2x - 4 इज इक्वल टू y - 2। तो ये जो है आपका बन जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x - y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। यहाँ से अब आपको क्या नहीं, डिटरमाइन, आपको फ्रैक्शन निकालना है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y - x इज इक्वल टू 5। ये हो गया 4x - 2y इज इक्वल टू 4। अगर आप करेंगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 9। तो x जो है वो आ गया 3, x 3 के बराबर आ गया, तो 2y - 3 इज इक्वल टू 5। तो 2y इज इक्वल टू 8 एंड y बिकम्स 4। तो x/y जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 3/4। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमने देख लिया जो फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको जो है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट आप उल्टा पढ़ लेंगे तो आंसर भी आपका गलत आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक रीजनिंग में क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस क्या होता है कि आपको डायरेक्शंस पता होना चाहिए, लेफ्ट टर्न राइट, ठीक है, या फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है। तो आपको पता है प्राइमरी डायरेक्शंस क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये कैसे होता है, अगर आप देखेंगे हर जगह आप बना देखते हैं, दिस इज नॉर्थ, ठीक है, इनका सेंस जो है वो सेम रहता है। नॉर्थ के अगर आप नॉर्थ में फेस, अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो हमेशा आपके राइट हैंड साइड जो है वो क्या होगा, ईस्ट। इसको आप ध्यान रखिए, इनका सेंस जो है वो सेम होता है। हम चाहें तो नॉर्थ ऐसे भी बना सकते हैं, कभी कभी नॉर्थ हम ऐसे बनाएंगे। तो इस केस में अगर आप नॉर्थ के डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो आपका राइट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा, ये, तो ये हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, तो सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑलवेज जो है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अब नॉर्थ, और यहाँ ये अगर ये नॉर्थ है तो राइट हैंड साइड पे अगर आप नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर ईस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट है, एंड आपके पीछे जो है दैट इज साउथ। ठीक है, तो ये प्राइमरी डायरेक्शन से इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप धीरे धीरे एक एक स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली राइट आंसर ही मार्क करेंगे। यहाँ पर है, रजत स्टार्ट्स वॉकिंग वेस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज, देन रजत टुक 1 लेफ्ट टर्न 1 राइट टर्न देन अदर। चलिए एक बार जो है स्टेटमेंट एक बार में पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉलेज से स्टार्ट किया है, तो कॉलेज यहाँ पे लिखते हैं, कॉलेज है ये, ठीक है, यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है और वेस्ट यहाँ से चलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले प्राइमरी डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। तो अब ये इस डायरेक्शन में मूव किया, तो चलिए वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया, हम लोग इधर बनाते हैं, इससे आप एरो से जो है डायरेक्शन शो कर सकते हैं। तो ये वेस्ट की तरफ मूव किया है, देन
टुक लेफ्ट टर्न। अब आप देखिए ये जो इधर मूव कर रहा है तो ये देख किस रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। तो जब आप वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेटली क्या होगा, आप साउथ की तरफ मूव करने लगेंगे। तो आपका जो है टुक वन लेफ्ट, तो आप जो है आप इस तरह से सोचिए कि आप इस ऐसे मूव कर रहे हैं। तो जब आप इधर मूव करें तो आपको बोलेगा कि लेफ्ट टर्न करो, तो आप किधर मूव करेंगे, इधर, ठीक है, आप अपने लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट जो है वो एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर चला आगे। उसके बाद क्या है, देन अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब इसको बोल रहा है कि वन राइट टर्न ले लो। तो अब आप इधर जा रहे हैं तो आपके राइट में क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, फिर इधर जाने लगा। एंड देन अनदर लेफ्ट टू रीच हिज होम। अच्छा, यहाँ पर फिर इसने एक लेफ्ट फिर यहाँ पे लिया, तो ये यहाँ पर पहुँच गया, ये है उसका होम, यहाँ पे पहुँच गया वो। आपसे क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज रजत्स होम फ्रॉम हिज कॉलेज। तो कॉलेज यहाँ था और होम यहाँ है, तो बेसिकली ये डायरेक्शन कौन सा है, आप देख रहे हैं, दिस इज जो भी ये रीजन है दैट इज साउथ वेस्ट रीजन। तो आपका कौन सा है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। आपको पता चल गया, क्योंकि ये कहाँ पे, देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में ये डायरेक्शन लाइक कर रहा है। कॉलेज और होम का जो आप बोल सकते हैं सेंस जो है, डायरेक्शन सेंस, वो किधर है, साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरभ वॉक्ड 10 मीटर वेस्ट, अगेन वही है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर है, फिर से हम लोग डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। सौरभ वॉक्ड 10 मीटर वेस्ट, टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 20 मीटर। तो चलिए क्या करते हैं, पहले यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया है वो, अब जो है वो वेस्ट मूव कर रहा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 10 मीटर। यहाँ पे देखिए जो आप लाइंस बना रहे हैं वो ध्यान से बनाइए, क्योंकि प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे ये 10 मीटर है तो ये 10 मीटर का ही जैसा दिखना चाहिए, ठीक है, मतलब रेशियो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये वेस्ट की तरफ मूव किया 10 मीटर, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद। उसके बाद वो है लेफ्ट टर्न लेता है और वॉक करता है कितना, 20 मीटर, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉकड 20 मीटर। तो यहाँ से जो थोड़ा सा बड़ा लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया 20। अब आप बोलेंगे कि इधर कैसे मूव कर लेगा, तो ये देखिए आप इस डायरेक्शन में देख रहे थे, तो जो आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, तो आपका लेफ्ट कौन सा हुआ, ये वाला डायरेक्शन, तो इधर आप मूव करने लग गए। तो अब कितना हुआ, 20 मीटर जो है ये वॉक कर गया है। देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। अब देखिए आप इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो आपका राइट टर्न क्या हुआ, इधर, तो आप इधर मूव करने लगे। कितना वो मूव किया है वो, 10 मीटर, तो यहाँ पे बढ़ गया 10 मीटर, ठीक है। फिर देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। अच्छा, यहाँ पर जो है फिर ये लेफ्ट टर्न लिया, तो ये थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, आपको दिखना चाहिए, दिस इज 20 मीटर। और देन ही टुक अ राइट टर्न, काफ़ी ज़्यादा वॉक कर रहा है ये, देन ही टुक अ राइट टर्न, तो यहाँ से ये राइट टर्न लेके एंड वॉक 10 मीटर, ठीक है। तो ये जो है ये 10 मीटर वॉक कर गया है। तो अब ये यहाँ पहुँचा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर है। फाइनली ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। अच्छा, यहाँ पर से क्या हो रहा है कि ये राइट टर्न तो इधर क्या, इधर मूव कर जाएगा, तो ये ऊपर मूव कर गया कितना, 40 मीटर। तो ये जो है यहाँ पर, चलिए इसको इस डायरेक्शन में बोलते हैं, ये 40 मीटर, सॉरी ऊपर नहीं, यहाँ तक ही आएगा, सेम लाइन तक ही आएगा, क्योंकि ये 20 है और ये भी 20 है, तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ तक आपका 40 मीटर हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस इज 40 मीटर। तो यहाँ पर ये पहुँच गया है अभी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ फार वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अगर ये इनिशियल पॉइंट हम लोग बोलते हैं, दिस इज फाइनल पॉइंट, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखिए ये तो 10 मीटर है, हमें पता है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये 10 मीटर है, तो आप इसको जो है ज्योमेट्री से, बेसिकली ज्योमेट्री, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, तो यानी कितना हो गया, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना हो गया, 30 मीटर। यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 30 मीटर। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्कर स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, ही फर्स्ट वॉक्स 40 मीटर साउथ एंड देन 30 मीटर वेस्ट, हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लग रहा है रिलेटिवली, तो ये यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। वर्कर स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, तो इसको ऑफिस मान लेते हैं, दिस इज ऑफिस। ही वॉक्स 40 मीटर साउथ। यहाँ पे देखिए अब इसका डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन सेंस बना देते हैं, नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप बना दिया करिए, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ईस्ट नॉर्थ साउथ किस साइड है। अगर नहीं होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप बना के भी अपने साथ रेफरेंस पे रख सकते हैं। ही वॉक्स 40 मीटर साउथ, तो आप 40 मीटर जो है नीचे मूव कर गया है, यहाँ पर से इनिशियल पॉइंट से 40 मीटर जो है वो साउथ की तरफ मूव किया है, तो इसको बनाते हैं 40 मीटर, ठीक है।
एंड देन 30 मीटर वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर टर्न लेफ्ट राइट नहीं बोल रहा है, जब आपको डायरेक्टली वेस्ट बोल दे तो वेस्ट सबके लिए वही वेस्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं आदमी आदमी पर डिपेंड नहीं करे, हो सकता है आपका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट अलग हो, ठीक है, मेरा राइट और मेरा आपका राइट अलग हो, लेकिन ईस्ट साउथ वेस्ट जब भी बात करें, जब भी आपको प्रॉपर डायरेक्शंस बोले, प्राइमरी डायरेक्शंस का बात हो, तो वो सबके लिए सेम होता है। तो पहले वो साउथ मूव कर रहा था, ठीक है, और अब जो है वो क्या मूव कर रहा है, वेस्ट, ठीक है। तो अब कितना मूव किया है, 30 मीटर। तो यहाँ पर जो है ये वेस्ट की तरफ 30 मीटर मूव कर गया है, तो ये यहाँ पहुँच गया है। तो ये बोल रहा है कि आपका हाउ फार इज फ्रॉम द डिस्टेंस, बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये वाला लाइन का अगर आप लेंथ निकाल दें कि इनिशियली जो है इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो ये क्या बन गया, दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कहाँ पर है, दिस इज राइट एंगल। ये है आपका 30 मीटर, ये है 40 मीटर। तो बेसिकली इसको हम लोग एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, 4 और 3 का रेशियो है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है। तो आपको पता है हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का अगर हम लोग करें तो वैल्यू निकालना हो तो अंडर रूट किसका कर देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो अब बेस आपका कितना है 30 मीटर और परपेंडिकुलर है आपका 40, तो कितना हो गया आपका 1600, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 और प्लस आपका 30 का स्क्वायर दैट इज़ 900, तो अंडर रूट कितना आ गया आपका 2500। तो इसका बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा 50 मीटर, यानी हाइपोटेनस इज 50 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज 50 मीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा इजी था, आप बोल सकते हैं ये वाला क्वेश्चन तो खास करके इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। अगर आपको ये और जो अभी आप डायरेक्शन सेंस या डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ये इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिया है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके CSAT में भी पूछा जाता है, थोड़ा सा लेवल अप रहता है क्योंकि आजकल जो है नंबर सिस्टम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आने लगे हैं और आपको प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज का क्वेश्चन जो है वो कम दिखने लगा है, आता है लेकिन कम आता है। अब आप जो है UPSC थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है, तो इसी कारण आपको कुछ चैप्टर्स हैं जैसे नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस को भी पढ़ना है, उसके बाद आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड उसके बाद जो है आपको परसेंटेज भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही मेजर चैप्टर्स हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। और लॉजिकल रीजनिंग्स में क्या करना है आपको कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसमें बहुत थ्योरी नहीं होता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको कुछ खास कंसेप्ट नहीं होता, अगर आपको तरीका पता चल गया कि कैसे सॉल्व होता है, जैसे डायरेक्शन सेंस का भी अगर आपको एक बार क्लियर है कि नॉर्थ साउथ वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, तो आप इसमें बस आपको प्रैक्टिस करना रहता है, आप धीरे धीरे जो है वो इसमें डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।